मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनके विश्लेषण का। और मैं ये कह सकता हूं कि ये अकेला यूट्यूब चैनल है जहां इस तरह का कोई बुलेटिन शुरू किया गया है और किसी चैनल पर आपको इस तरह का कोई बुलेटिन नहीं मिलता है जहां आपको सारी खबरें मिले और उनका विश्लेषण मिले। अब टीवी चैनलों में भी आप लोग कहते हैं कि नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लेकर भी, ज्यादा थोड़ा सा प्रयास करके भी मैं इसको नियमित रखने की कोशिश करता हूं। जबकि बिहार चुनाव की वजह से थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी। और आज की जो दृष्टिकोण की ये आधे घंटे की चर्चा है, आधे घंटे का करीब ये बुलेटिन है, उसकी शुरुआत में इस खूबसूरत तस्वीर या कहें कि इन खूबसूरत चित्रों के साथ कर रहा हूं, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी, वो दोनों नेपाल की राष्ट्रपति जो विद्या देवी भंडारी हैं, उनसे तिलक लगवाते हुए, ये दशहरे की परंपरा है नेपाल की। और कई बार मैं कहता हूं, एक बार तो मैंने पूरा बाकायदा इसी पर बातचीत की थी कि भारत और नेपाल के संबंध सबसे अलग क्यों हैं। भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल में जनरल की रैंक दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। नेपाल के सेना प्रमुख को भारत में जनरल की रैंक दी जाती है। नेपाली सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं, लड़ते हैं। अभी भी पेंशन के लिए जब बहुत तनाव का दौर था, तब भी धारचूला में ब्रिज खोला गया कि आके वो अपनी पेंशन लेके जाए। भला है कि केपी शर्मा ओली, जो उनकी पार्टी में दबाव पड़ा, नेपाल के लोगों का दबाव पड़ा, शायद अब सुधरते दिख रहे हैं। और जिस तरह से चीन ने नेपाल में अतिक्रमण की कोशिश शुरू की, इसको कहते हैं ना कि वो बड़ी जल्दी में है चीन को, और खास करके शी जिनपिंग, वो ज्यादा समय उनके पास नहीं है, तो वो जल्दी में है। तो वो नेपाल के ही 10 गांवों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चलाने से आप चीन को अगर सोचेंगे कि उससे संबंध हो जाएंगे, तो चीन के लिए जो दुनिया की दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनसे भी तभी तक संबंध है, उसीलिए संबंध है कि उनके देश में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच खोल सकें और उस देश को बंधक बना सकें। बड़ा अच्छा है, ये तस्वीरें दिख रही हैं। तो दशहरा, राम, हमारी वो भले ही कहें कि यहां भी राम है, तो राम तो जब राजा राम की बात करते हैं तो राजा रामचंद्र का तो पूरा राज सब जगह था। और इसलिए अच्छा है कि धीरे धीरे ही सही केपी शर्मा ओली को समझ में आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि रॉ चीफ उनसे मिले, उस पर भी बड़ा हंगामा भी है, विवादों में भी है। उसके अलावा भी जो कहें कि भारत और नेपाल के संबंध है, उसमें फिर से पुरानी वाली जो गर्माहट है, रिश्तों में जो बेहतरी है, वो नजर आ रही। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत तस्वीर, इससे खूबसूरत जो कहें कि विश्लेषण कहें या कुछ भी कहें, वो दृष्टिकोण की शुरुआत के लिए नहीं हो सकता था। एक और बड़ी अच्छी खबर है जो लंदन से आ रही है। लंदन में जो भगोड़ा नीरव मोदी है, जो भारत में पंजाब नेशनल बैंक की रकम लेके डकार गया, उसके भ्रष्टाचार के मामले में वो भागा हुआ है। सीबीआई, विदेश मंत्रालय और जो लोग लंदन की अदालत में इस मामले में लड़ रहे हैं, उन्होंने शानदार काम किया। 7वीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन के न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब याचिका नहीं स्वीकार हुई, 7वीं बार हुआ है, तो आज नहीं तो कल उसको भारत वापस लौटना ही पड़ेगा। और अब बात प्रधानमंत्री ने आज जो चौथा भारत ऊर्जा मंच, इंडिया एनर्जी फोरम, उसमें वो बोल रहे थे। सेरावीक, आज उसकी शुरुआत हुई। दुनिया भर से 30 से ज्यादा देशों से बड़े बड़े इस सेक्टर के जो नाम हैं वो उसमें सब शामिल थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बदलती ऊर्जा जरूरतें, उनके परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और उन्होंने हर क्षेत्र में बताया कि कैसे हम ऊर्जा के लिहाज से सबसे अगली कतार के देशों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत है, वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, यानी विश्व अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे
बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी इज एट द कोर ऑफ आवर एफर्ट्स, मतलब हमारी सभी कोशिशें हैं कि कैसे हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर सुरक्षित हों। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बहुत सी चीजें ठीक हो रही हैं। आज भी एक आतंकवादी को वो सेना ने मार गिराया है, लेकिन आतंकवादियों को तो मार गिराया है, उनका क्या करेंगे जो राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रही हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं। और यही वजह है कि आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी के 3 नेताओं ने, टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा, इन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो पीडीपी है इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये तिरंगे का अपमान मोहतरमा कर रही थी, राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रही थी। यही कह के उन लोगों ने छोड़ा है कि इस राष्ट्र विरोधी हरकत के बीच में वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो पार्टी में कैसे रहेंगे, ऐसी पार्टी में जो भारत विरोधी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पीडीपी कार्यालय पर झंडा लहराया, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी लहराया था। आज श्रीनगर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सवाल ये है कि ये समझ में नहीं आता कि लाल चौक पे झंडा लहराने पर गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए। किसी को भी ये इजाजत होनी चाहिए, ये स्वीकृति मिलनी चाहिए कि वो कहीं भी देश में झंडा फहराए, तिरंगा फहराए। और 370 हटने के बाद भी अगर इस तरह से किसी को भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोका जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको गृह मंत्रालय को और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को संज्ञान में लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ था, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है चंडीगढ़ की तरह। तो वहां लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल वो बनी है, उसका चुनाव हुआ, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को वहां जबरदस्त सफलता मिली है। 26 में से 15 सीटें जीत गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बताया। कांग्रेस ने भी वहां सीटें जीती हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको जनता के बीच में जाकर उनका भरोसा जीतने की राजनीति करनी चाहिए। देश विरोधी, देश तोड़ने वाली, झंडे के खिलाफ, देश के खिलाफ, एकता के खिलाफ वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जो काम महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का जो मंच है वो कर रहा है। दिल्ली में 4 दिन की आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और इसमें आर्मी चीफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सभी आर्मी कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और जो अलग अलग सीनियर ऑफिसर हैं, ये सब उसमें शामिल होंगे। और ये सब तब हो रहा है जब, ये तो सालाना कार्यक्रम है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी गतिविधि हो रही है जिसकी शुरुआत हुई है। 2+2 मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच में विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। आज डॉक्टर मार्क एस्पर जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वहां रक्षा सचिव, तो वो और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बीच में ये बातचीत हुई है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत हमारे और अमेरिका के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से जो रक्षा सहयोग बढ़ाना है, जो एक दूसरे से इंटेलिजेंस यानी जो खुफिया सूचनाएं, जो जानकारियां हैं, वो सब हम साझा करेंगे और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही बेका, बीईसी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस पर भी समझौता कल हो सकता है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पॉम्पियो ये भी मिलेंगे और कुल मिलाकर कल इनकी भी बातचीत होनी है। उसका मूल इस बैठक का जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसके खिलाफ कैसे इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारत और अमेरिका ये साथ आ सकते हैं। चाइनीज वायरस के मामले में भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की है। 70 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और
भारत में अगर कहें जो फर्टिलिटी रेट है वो 22 मार्च से 1.5% है। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ये 1% के 49 है और पिछले 24 घंटों में 500 से भी कम जाने गई हैं। बहुत तेजी में हम काबू पा रहे हैं। 45,149 नए मामले आए हैं और अभी वैसे तो कुल 79 लाख के ऊपर संक्रमण के मामले हैं, लेकिन 70 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज अच्छा, ये आंकड़ा फिर से मैं दोहरा दूं कि 45,149 नए संक्रमण आए और 59,105 वो ठीक होकर घर गए, यानी ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या ज्यादा है। आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI की नई बिल्डिंग जो नागपुर महाराष्ट्र में है उसका लोकार्पण किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने कहा कि NHAI में बड़े सुधार की जरूरत है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसलिए भी जरूरत है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मतलब समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। और आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उस पर अलग से बात करूंगा कि सिर्फ हाईवे नहीं, सभी तरह के प्रोजेक्ट को ले लें तो उनकी वजह से 4.5 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन यानी लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा, नितिन गडकरी ने, कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कर्मचारी हैं, जैसे NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबती हुई संपत्तियां, डूबता हुआ कर्ज, वैसे ही नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी, उनके ऊपर, और GM और CGM अब सीधे मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। एक और मामला जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, उनकी एक सदस्यीय आयोग बनाया है जो पराली जल रही प्रदूषण है। केंद्र सरकार ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हम लेजिस्लेशन के जरिए, विधेयक के जरिए बाकायदा एक स्थायी आयोग बनाने की सोच रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए, जो हर साल ये पराली जलती है, प्रदूषण होता है, इस पर देखें। हालांकि एक बात फिर से मैं बता दूं कि पराली के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं, पंजाब में बिल्कुल रोक नहीं, राजनीति हो रही, इस सब के बावजूद 96% प्रदूषण वो दिल्ली का अपना है। दूसरी वजह है कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है। अगर उस सब को ठीक कर लें तो शायद ये पराली के नाम पर चिल्लाना थोड़ा कम हो जाएगा। इस वक्त तो डराता ज्यादा है, धुंध ज्यादा होती है, इसलिए सारी की सारी बात खेत, पराली और किसान में होती है। लेकिन इसके बावजूद ये पराली खेतों में नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि अचानक ये बहुत तेजी में बढ़ता है तो उससे ज्यादा असर पड़ जाता है और प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है। सुबह शाम बिल्कुल धुंध हो गई है, स्थिति खराब है, लोगों को जो दूसरी बीमारियां हैं उनके साथ ये बढ़ जाता है तो वो ज्यादा तेजी में बीमार होते हैं, उनकी बीमारी बढ़ जाती है। दिल्ली में प्रदूषण पर तो बहुत कुछ हो ही रहा है, लेकिन दूसरी भी चीजें हैं जो राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में तीनों जो कहें कि नगर निगम है, तो उनके मेयर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री मिले नहीं और वो बाहर धरने पर बैठे रहे। अंत में सत्येंद्र जैन ने कहा कि नहीं वो तो मिलने के लिए तैयार हैं, अंत में वही मिलने के लिए आए। लेकिन जो उत्तरी दिल्ली के मेयर हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ का बकाया है सरकार के ऊपर निगमों का, वो दे नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन ने कहा कि MCD पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा है और इसीलिए ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, दिल्ली का ये बुरा हाल ये ठीक नहीं है। ऐसे ही केंद्र और राज्य के बीच में राजनीति की वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपने 4-4.5 साल खराब किए थे। अब वही स्थिति नगर निगम और राज्य के बीच में राजनीति के लिए होगा तो अच्छा नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी इसमें गड़बड़ कर रहा हो, उनको दिल्ली की जनता के भले के लिए। और ठीक बात है कि नगर निगमों के काम को लेकर बहुत ज्यादा संतोषप्रद खबरें नहीं आती, लेकिन दिल्ली सरकार को भी जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, खासकर दिल्ली जल बोर्ड जैसी चीजें, साफ पीने का पानी नहीं आता। हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं कि देखिए काला पानी दिल्ली के घरों में आ रहा है। ये ठीक करना बहुत जरूरी है और दिल्ली को मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र से मदद मिलती है, आधा राज्य है, बहुत सी लायबिलिटी नहीं है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो करना चाहिए। बिहार में चुनाव अब धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। 28 तारीख को ही
वोटिंग है, पहले चरण की जो मतदान होना है। रविशंकर प्रसाद आज वहां थे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि भाई तेजस्वी जी अपने माता पिता जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी तस्वीरें क्यों नहीं लगा रहे, उनके चित्र पोस्टर से क्यों हटा दिया है, ये हाल क्यों है। और तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि ऐसा मुख्यमंत्री क्यों चुनना जो रोजगार नहीं दे सकता, जो गरीबी नहीं हटा सकता। लेकिन एक जगह जाकर मुझे लगता है कि वो फिर उसी जगह आ गए जहां जनता को साफ साफ समझ में आएगा कि ये जो कह रहे हैं वो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने उस समय कहा कि जहां हो वहीं रहो। अगर ये जहां हो वहीं रहो सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा होता और अपने अपने राज्य में बेहतर करने की कोशिश की होती तो शायद आज हम जो अब हम कह रहे हैं कि हमने काबू पा लिया, वो उसी वक्त हमने बहुत काबू पा लिया होता। बहुत जानें बचाई जा सकती, बहुत लोगों को संकट से बचाया जा सकता, बहुत लोग जो अस्पताल में तरह तरह की मुश्किलों से जूझे उससे बचाया जा सकता। लेकिन ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कहा कि जहां हो वहीं रहो, वो गलत था, वो एकदम ठीक था। हाँ, जो लोग पहुंच रहे थे उनका इंतजाम नीतीश की सरकार को और बेहतर करना चाहिए था। जो नीतीश कुमार भी रैलियों में खूब जमकर बोल रहे हैं और चूंकि उन्हीं के ऊपर सीधे हमला हो रहा है तो जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिनको कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो लगातार मेरे खिलाफ अपने सलाहकारों के कहने पर बोल रहे हैं। लेकिन हम किसी अभियान, किसी वंशवाद, इस सब में हम नहीं लगते हैं। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और कुछ लोगों के लिए सिर्फ उनका परिवार ही परिवार है। तो हम इसी तरह से काम करते हैं। देश में क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर है। ये हम काम करते हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं। उन्होंने कहा कि बताइए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारी सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि 4700 किलोमीटर की जो सड़कें हैं अरुणाचल से लेकर गालवान तक, वो 4 लेन की सड़कें बना दी और अब हमारे जवान आसानी से पहुंच सकते हैं जब जरूरत हो। ये काफी हद तक सच है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीमा सुरक्षा को लेकर, सीमा पर बुनियादी ढांचे को लेकर बहुत काम हुआ है। और ये एक बड़ी वजह है कि हमने जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस यानी रणनीतिक जगहों पर कब्जा कर लिया, इन वजहों से यही वजह है कि चीन हमसे बातचीत करने के लिए कह रहा है, वरना शायद चीन बातचीत की तरफ ना आता। और अंत में बातचीत से हल निकलना है, लेकिन चीन जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बंधक देश से आप कोई ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा हो कि भारतीय सेनाएं और नेतृत्व इसको लेकर सतर्क रहे, हालांकि वो होंगे ही। चिराग पासवान वो फिर से कह रहे हैं कि देखिए ये जो लिकर बैन है, शराबबंदी है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की फंडिंग का जरिया है और अगर नहीं इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते इस भ्रष्टाचार में तो क्यों इसकी समीक्षा नहीं की गई, वो बार बार यही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी को उसको अगवा कर लिया गया, अपहरण किया बदमाशों ने। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बागपत के उस व्यापारी को सकुशल छुड़ा लिया है और वो घर वापस आ गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ जरूर की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश चुनाव वहां चल रहा है, राजनीतिक विमर्श जिसको कहते हैं कि बहुत हल्की टिप्पणियां हो रही हैं। क्या क्या टिप्पणियां हुई वो मैं लगातार आपको बताता रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। अब आज ग्वालियर में क्या हुआ, टिप्पणियों से थोड़ा आगे मामला बढ़ गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर एक दूसरे से मारपीट की, कुर्सियां चलाई, मामला दर्ज हो गया है, FIR दर्ज हो गई है। लेकिन टिप्पणियां तो जारी हैं। कमलनाथ अलग बोल रहे हैं कि देखिए हम तो खरीद करते, हम भी अगर खरीदते विधायकों को तो खरीद ले जाते, लेकिन भाजपा लगातार विधायकों को खरीद रही है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा कमलनाथ जी। अगर कांग्रेस के विधायक छोड़ छोड़कर चले जा रहे हैं तो ये कह देने से कि उनको खरीदा जा रहा है, इससे बात नहीं बनने वाली। ये कांग्रेस के प्रति जनता के घटते भरोसे की निशानी के तौर पर देखा जाना चाहिए। कांग्रेस को अपना संगठन, अपना घर मजबूत करने पर काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कांग्रेस नहीं कर रही है। न तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय जी कर रहे हैं और न ही केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है उनका राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, विपक्ष के नेता कमलनाथ, युवा नेता नकुलनाथ,
तो आखिर और क्या, कांग्रेस क्या अनाथ? तो इस तरह के सवाल जवाब और तीखी टिप्पणियां हो रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने कहा कि देखिए, कमलनाथ जी को अगर कुछ भी कहना है या किसी को कुछ कहना है तो आप हिंदी के अच्छे शब्दों का चयन करके कह सकते हैं, ये ठीक नहीं है कि आप अभद्र टिप्पणियां करें। अच्छी बात कही उन्होंने, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ मानसिक रूप से दरिद्र हैं। तो ये एक उन्होंने हिंदी के शब्द का इस्तेमाल करते हुए तीखा हमला किया। जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चों को, इन शब्दों का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, तो उन्होंने कह दिया कमलनाथ मानसिक दरिद्र हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी शानदार खबर है। 32 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, और ऐसे लोगों का बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। नक्सलियों के चंगुल से छूटकर अगर वो मुख्य धारा में आ रहे हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। और राज्य सरकारों को जहां जहां नक्सल ज्यादा हावी हैं वहां ऐसे अभियान चलाना चाहिए। लेकिन जो नक्सली राज्य के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, जो समझने को तैयार नहीं है, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए जैसे कश्मीर में आतंकवादियों से सेना निपट रही है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा ध्यान एक टीवी चैनल से लड़ने में लगा हुआ है। रिपब्लिक कैसे बंद हो जाए, अर्नब गोस्वामी को कैसे जेल भेज दें। हालांकि हो उसका उल्टा रहा है। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क, अर्नब गोस्वामी के प्रति लोगों का जो जुड़ाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, हालांकि वो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने पहले एक पैरा में तो ये कहा है कि गलत हुआ जो रिपब्लिक के पत्रकारों पर एफआईआर हुई, लेकिन उसके बाद रिपब्लिक को नसीहत दी। ठीक है, आप ये नसीहत देते, लेकिन आज आपको सीधा और कड़ा स्टेटमेंट देना चाहिए था जिसमें महाराष्ट्र सरकार को चिताया जाता। लेकिन आज ही आपने महाराष्ट्र सरकार के साथ रिपब्लिक की कमियों पर चर्चा करने का जो वक्त चुना, ये ठीक नहीं है। और ये दिखाता है कि ये दरअसल सिर्फ खाना पूरी भर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एडिटर गिल्ड नहीं, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। उस पर एक उनकी चिट्ठी पर अलग से भी बात करेंगे कभी इसको। आज सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई हो रही थी। जो एस.ए. बोबडे साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ऐसी लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स उन्होंने कभी नहीं देखा। हालांकि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सम पीपुल कैन नॉट बी ट्रीटेड अबव द लॉ, तो सीजेआई बोबडे ने कहा सम पीपुल आर टारगेटेड विद हायर इंटेंसिटी, और इसीलिए उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। और आज जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, रिपब्लिक के सीएफओ से आज भी 6-7 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। यह दिखाता है कि कैसे पूरी सरकार एक चैनल के खिलाफ लग गई है। हालांकि अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर खून खच्चर भी होता है, वो अंग्रेजी में ब्लड बाथ के संदर्भ में कह रहे थे, तो खून की नदी में तैर के भी बाहर निकलेंगे। इस कदर वो मानसिक रूप से तैयार हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि लोकतंत्र में एक सरकार और एक टीवी चैनल के बीच में इस तरह का युद्ध हो रहा हो। जनता आई एम रिपब्लिक जैसे अभियान के साथ जुड़ रही है और उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। कम से कम महाराष्ट्र सरकार को, या कहेंगे किसी भी राजनीतिक दल को, जनता से ही तो वो सत्ता तक पहुंचते हैं, उनको जनता की नब्ज तो पहचानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। शिवसेना ने कल जो दशहरा में जो उनका विजयदशमी उद्बोधन होता था बाला साहब का, अब वो बात तो रही नहीं। और वैसे भी इस बार चाइनीज वायरस की वजह से एक हॉल में किया उन्होंने बहुत कुछ कहा था उद्धव ठाकरे ने। अब आशीष शेलार जो भाजपा के नेता है, उन्होंने कहा है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्लॉप फिल्म जैसा ये था, और उद्धव ठाकरे जो ये संघ के साथ अपना हिंदुत्व कंपेयर कर रहा है, उसका दूर दूर तक कोई कहीं तुलना नहीं है उसकी। और अब तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए हैं, तो हिंदुत्व उनका दूषित हो गया, उस पर बात उनको नहीं करनी चाहिए और आरएसएस से सर्टिफिकेट उनको लेना ही पड़ेगा। संजय राउत कह रहे हैं कि वीर सावरकर पर शिवसेना का कभी रुख नहीं बदला। वो तो कह रहे हैं भाई कि क्यों नहीं भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन ये सच है कि हाल के वर्षों में, खास करके जब से ये सरकार बन गई है, वर्षों क्या कहें कुछ महीनों में, संजय राउत हो या पूरी शिवसेना हो, सावरकर को लेकर उनको थोड़ा सा कई डिग्री नीचे आ गए। उनको गुस्सा नहीं आता सावरकर को कोई कुछ कह देता है,
उनको गुस्सा नहीं आता। राहुल गांधी कह देते हैं कि मैं कोई राहुल सावरकर नहीं हूं, या इस तरह के बयान वो दे देते हैं, तो उस पर उनको गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता के लिए अपने मूल विचारों से वो, जिसको कहते हैं कि उसमें रास्ता खोजने की कोशिश वो कर रहे हैं। और आज मुंबई से एक और खबर है। अभिनेत्री पायल घोष, अनुराग कश्यप, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है जो यौन शोषण का और बहुत बुरे बर्ताव का आरोप लगाया है, वो अब आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी की उपाध्यक्ष बन गई है महिला मोर्चे की, और उनको उन्होंने शामिल करा लिया है। अब ठीक है, वो लड़ सकेंगी। कुल मिलाकर ये एक बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं तो कभी भी कॉकस से लड़ना मुश्किल होता है, और खास करके किसी भी मतलब फिल्म उद्योग में है या किसी भी जगह पे जब आप उसके स्थापित लोगों से लड़ते हैं तो ये मुश्किल बढ़ जाती है। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सीधे खरीद के लिए चिट्ठी लिखी है कि उनके राज्य सरकार की एजेंसियां जाके खरीदेंगी। अभी तक नेफेड खरीदती है टमाटर, आलू, प्याज, इस सब चीजों को। अब उन्होंने उसको जो लिखा है उसमें उन्होंने एफपीओ का भी जिक्र किया है, उसमें उन्होंने खरीद का जिक्र किया है। यही तो है ही नैन। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना क्या है कि किसान खुद खरीद ले, राज्य सरकार को चिंता न करनी पड़े, किसान खुद खरीद ले, अलग अलग एजेंसियों को चिंता न करनी पड़े, और जहां जिसको लग रहा है कि रेट मिल जाएगा वो कम रेट पे ले, थोड़ा सा ज्यादा रेट पे बेच दे। इसी व्यवस्था के लिए कृषि कानून वो तीनों आए, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर राजनीति हो रही है और उसको खराब बताकर किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। केरल में सोने की तस्करी के मामले में एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राबिन्स हमीद को आज कोची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। वो लाया गया, इंटरपोल नोटिस जारी हुई जो एनआईए ने कोशिश की, और संयुक्त अरब अमीरात, वहां से इंटरपोल के जरिए उसको कोची ले आया गया। और एक खबर असम से, वहां पर जो मिया म्यूजियम बनना था उसको लेकर बहुत साफ साफ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ये श्रीमंत शंकर देव की धरती है, हम यहां पर ऐसा कोई भी म्यूजियम संग्रहालय नहीं बनने देंगे। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर होना चाहिए कि कहीं भी जो संग्रहालय बन रहा हो, क्या वो वहां की विरासत, वहां की संस्कृति के लिए बन रहा है, या सिर्फ और सिर्फ एक, जिसको कहते हैं कि हम अलग अलग समय पर कुछ कह देते हैं कि ये राजनीतिक लाभ के लिए या तुष्टीकरण के लिए। ऐसे कोई काम नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दृष्टिकोण की चर्चा के लिए आप मुझे कहते हैं कि ये एक चीज है जिसको हम नियमित तौर पर सुनते हैं, तो हम इसको नियमित करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करके भी नियमित करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाइए। और आपके जो मित्र, जो लोग कहते हैं कि न्यूज कहाँ है, खबरें हम कहाँ देखें, तो उनको आप ये मेरे चैनल का रास्ता दिखा सकते हैं और दृष्टिकोण के बारे में बता सकते हैं। ये एक काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।